हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। और आज हम यहां जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो एक मैलवेयर से रिलेटेड है। इमोटेट मैलवेयर इसका नाम है। तो पहले हम खबर पर नज़र डाल लेते हैं कि जो आज की खबर है, दरअसल जो जर्मनी की फेडरल क्रिमिनल पुलिस ऑफिस है उसने अभी ये हाल फिलहाल में बताया है कि एक इमोटेट मैलवेयर है जिसको कि एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान के तहत एक जांच दल बनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उसमें कुछ देशों की जो जांचकर्ता थे वो शामिल थे। कौन कौन से? द नीदरलैंड्स, यूक्रेन, लिथुआनिया, फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा और यूएसए के जांचकर्ता इसमें शामिल थे। और इन्होंने जो है इमोटेट नाम का जो मैलवेयर है उसको डिसेबल कर दिया है। तो ये खबर जो है वो जर्मनी के क्रिमिनल पुलिस ऑफिस ने दी है। तो इसके बाद जो है इधर ये बताया जा रहा है कि ये जो मैलवेयर है, इमोटेट मैलवेयर है, ये दुनिया का सबसे खतरनाक मैलवेयर है। और यूरोपोल का भी यही कहना है कि ये दुनिया का जो है सबसे खतरनाक किस्म का मैलवेयर अभी तक है। यूरोपोल जो है वो यूरोपियन यूनियन का लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नीदरलैंड्स के हेग में है। अब ये मैलवेयर क्या है, इमोटेट मैलवेयर क्या है, इस सब को आगे हम जानेंगे। पहले अपने पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन पर बात कर लेते हैं। हम खबर जान चुके हैं कि क्या खबर है, लेकिन इन सब को समझने से पहले, किसी भी मैलवेयर को समझने से पहले, क्योंकि यहाँ साइबर क्राइम की बात हो रही है तो हमें उसको समझना ज़रूरी है कि साइबर क्राइम आखिर होता क्या है। फिर इसके बाद अपने जिस हम मैलवेयर की बात कर रहे थे, इमोटेट मैलवेयर की, उसके बारे में जानेंगे। मैलवेयर क्या होता है उसको समझेंगे और इससे संबंधित क्या चुनौतियां अब सामने उभर कर आई हैं उनको देखते हुए ये जानेंगे कि भारत में जो है इन चुनौतियों से निपटने के लिए, क्योंकि इस तरह की चुनौतियां किसी भी देश के सामने है, साइबर क्राइम का सामना सभी लोग करते हैं, सभी देश को करना पड़ता है, तो इसलिए जो है तो उससे निपटने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और ओवरऑल ऐसे में क्या कदम उठाने की ज़रूरत है, क्या कदम उठाए जा सकते हैं या आगे की राह क्या हो सकती है, उस पर बात करेंगे और रहेगा हमारा प्रश्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि साइबर क्राइम क्या होता है। दरअसल साइबर क्राइम जो है ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है जिसमें टारगेट किया जाता है किसी कंप्यूटर को, कंप्यूटर नेटवर्क को, किसी डिवाइस को। इनको टारगेट किया जाता है किस लिए? इनके द्वारा क्या किया जाता है? हैकिंग की जाती है, साइबर स्टॉकिंग होती है, साइबर जो सॉफ्टवेयर पायरेसी है वो सब, फिशिंग वगैरह, ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर आती हैं, साइबर क्राइम के अंदर आती हैं। और इन सब एक्टिविटीज़, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के थ्रू इस तरीके की एक्टिविटीज़ की जाती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि इमोटेट मैलवेयर क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ, इमोटेट मैलवेयर। तो दरअसल ये जो था शुरुआत में एक बैंकिंग ट्रोजन था जिसे 2014 में पहली बार जो है पाया गया था, ये इसका पता चला था। बैंकिंग ट्रोजन क्या था? तो ये जो था बैंक्स में जो कस्टमर्स हैं उनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स, उनके पासवर्ड्स, उनकी बैंक डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स, उनको स्पाई करने के लिए ये बनाया गया था, डिज़ाइन किया गया था। और इसका पहली बार 2014 में कब पता चला? जब जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के बैंक्स में जो कस्टमर्स थे वो इससे प्रभावित हुए, तब इसका पता चला। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये एक बैंकिंग ट्रोजन से ड्रॉपर में जो है वो डेवलप हो गया। बैंकिंग ट्रोजन मैंने बताया कि बैंक्स में जो कस्टमर्स थे उनके अकाउंट्स की डिटेल्स को चुराने के लिए, उसका डेटा चुराने के लिए ये बनाया गया था, डिज़ाइन किया गया था। लेकिन ड्रॉपर में कैसे हो गया? ड्रॉपर का मतलब क्या हुआ कि बाद में जो ये ट्रोजन था वो जितना भी और मैलवेयर्स को रीलोड कर सकता था, जिससे असल खतरा तब होता क्योंकि और मैलवेयर्स को भी ये रीलोड कर सकता था, तो ये ड्रॉपर में बदल गया। और इससे क्या है, कोई भी, ये किसी को भी टारगेट किया जा सकता है। इसमें इंडिविजुअल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को, ग्लोबल अथॉरिटीज़ को, किसी को भी इसमें टारगेट किया जा सकता है। इमोटेट मैलवेयर के बारे में कि ये आखिर है क्या इमोटेट मैलवेयर जिसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो विश्लेषक हैं वो ये मान रहे हैं कि ये साइबर सुरक्षा की जो हिस्ट्री है उसमें अब तक का सबसे जटिल और ख़तरनाक मैलवेयर में से एक है ये। और ये एक पॉलीमॉर्फिक है। यानी पॉलीमॉर्फिक क्या कि ये जब भी इसको एक्सेस किया जाता है उसके बाद ये अपने
अंदर चेंजेस कर लेता है। ये जो मैलवेयर है इसमें चेंजेस हो जाते हैं जिससे इसको कैच करना, इसको डिटेक्ट करना जो है वो बहुत मुश्किल है, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत कही जा सकती है इस मैलवेयर की। अब ये काम क्या करता है, सभी जो मैलवेयर से ज़्यादातर वो आपके पासवर्ड्स को लीक करते हैं। पासवर्ड्स जो है वो आपके उसको चुराते हैं, डेटा वगैरह को, और ये रैंसमवेयर के साथ साथ जितने भी रिमोट कंट्रोल प्रोग्राम हैं उनको इंस्टॉल करने में केपेबल है, उनको इंस्टॉल कर सकता है। और इसके अलावा माना जा रहा है कि इसका जो इस्तेमाल है वो कई संगठित हमलों के अलावा जो सऊदी अरामको है, सऊदी अरामको ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी में मानी जाती है, और इसका जो ऑफिशियल नाम है वो सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी इसका ऑफिशियल नाम है। तो सऊदी अरामको में भी घुसपैठ करने और 2020 के जो यूएस प्रेसिडेंशियल कैंपेन था उसमें भी इसमें हेर फेर करने में इसका जो इस्तेमाल है वो माना गया है। जो विश्लेषक हैं उन्होंने पता लगा कि ये इन सब कामों में इसका इस्तेमाल हुआ है। अब ये समझते हैं, यहाँ हम जान रहे थे कि मैलवेयर के बारे में, तो मैलवेयर आखिर होता क्या है। तो मैलवेयर जो किसी भी प्रकार की जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, तो जिस भी तरह का जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होगा वो मैलवेयर होता है, और उन सब के लिए एक कैच ऑल टर्म है। किसी भी तरह के जितने भी जो भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो उसके लिए कैच ऑल टर्म है मैलवेयर। और ये आमतौर पर फिशिंग, मैलिशियस अटैचमेंट्स या जो डाउनलोड्स हैं उनके ज़रिए नेटवर्क में एंटर करता है। कई बार हम कोई फाइल या कोई भी किसी भी तरह के जो अटैचमेंट डाउनलोड्स करते हैं उनके साथ ये जो है नेटवर्क के अंदर एंटर कर जाता है। ये मैलिशियस जो भी मैलवेयर है, तो मैलिशियस अटैचमेंट्स या जो भी फिशिंग के थ्रू, फिशिंग में क्या होता है कि कोई भी जैसे ईमेल्स हुई या इंस्टेंट मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू जो है मैलवेयर एंटर कर जाता है सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि मैलवेयर और वायरस जो है उनको एक समझा जाता है, लेकिन अगर टेक्निकली देखें तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं। मैलवेयर जो है, जैसे मैंने बताया कि किसी भी तरह का जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है उसको मैलवेयर बोलेंगे, और मैलवेयर कई तरीके का हो सकता है। वायरस भी हो सकता है, ट्रोजन भी हो सकता है, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर। अच्छा, यहाँ रैंसमवेयर की हमने बात की। रैंसमवेयर अभी कुछ सालों पहले काफ़ी चर्चा में था। तो ये रैंसमवेयर इसका इसलिए नाम है क्योंकि जो इसकी प्रकृति थी, इसमें क्या था, जो हैकर्स थे वो जो टारगेट है, जिसको भी टारगेट किया है, उसकी अपने ही सिस्टम या उसकी फाइल्स तक जो उसका एक्सेस थे उसको डिसेबल कर देते थे, और उसको वापस उसकी एक्सेस देने के लिए उनसे रैंसम मांगी जाती थी, तभी उनको जो उसका एक्सेस है वो दिया जाता। और रैंसम यहाँ बिटकॉइंस में मांगी जाती थी। जो रैंसमवेयर जो ये मैलवेयर था, इसके अंतर्गत रैंसम जो मांगी जाती थी बिटकॉइंस में मांगी जाती थी। रैंसमवेयर काफ़ी फेमस रहा। तो अब यहाँ जैसे मैंने बताया कि वायरस जो है वो मैलवेयर हो सकता। मैलवेयर जो है वो हर तरीके का जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर वो मैलवेयर कहलाएगा। उसमें वायरस भी हो सकता है, ट्रोजन भी हो सकता है। अब वायरस और ट्रोजन क्या है, तो इसके बारे में देखें तो वायरस जो है वो कोई एक स्पेसिफिक टाइप का मैलवेयर होता है। ये दरअसल एक पीस ऑफ कोड होता है। जो वायरस है वो एक पीस ऑफ कोड होता है, और ये किसी भी एप्लीकेशन, ये प्रोग्राम के थ्रू जो है एक कोड के थ्रू आपके सिस्टम में एंटर करता है, और उसके ज़रिए ये अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। और जब वो एप्लीकेशन, ये प्रोग्राम रन करता है तो उसके साथ साथ ये जो है ये एग्जीक्यूट हो जाता है और अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। तो ये वायरस होता है। अब ट्रोजन की बात करें, ट्रोजन क्या है, तो ये एक मैलिशियस कोड होता है या सॉफ्टवेयर हो सकता है एक, और इसको भी इसी मकसद से डिज़ाइन किया जाता है कि डेटा चोरी करना है, या जो नेटवर्क है उसमें या जो कनेक्टिविटी है उसमें किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न करके ऐसी एक्टिविटीज़ के जिससे उसमें बाधा हो, डेटा लीक करना हो, डेटा चोरी करना हो, तो उन सब के लिए ये ट्रोजन का इस्तेमाल होता है। अब इससे संबंधित क्या चुनौतियां हैं, तो चुनौती की बात करें, यहाँ हम जो इमोटेट मैलवेयर के बारे में बात करें उससे संबंधित क्या चुनौतियां हैं खास करके यहाँ, तो पॉलीमॉर्फिक रूप ये इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे मैंने बताया कि इसको जब भी एक्सेस किया जाता है उसके नेक्स्ट टाइम ये जो है
अपना रूप बदल लेता है, अपने कोड्स में चेंजेस कर देता है। तो इसलिए इसको एक्सेस कर पाना हर बार जो है, क्योंकि अलग अलग इसमें चेंजेस के साथ ही आता है, तो इसको हर बार एक्सेस करके उसको डिटेक्ट करके उसके लिए सोल्यूशन निकाल पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इसके इस पॉलीमॉर्फिक रूप की वजह से। और इसमें जो है एक चुनौती ये भी है कि जो एंड यूजर्स हैं उनमें, एंड यूजर्स यानी जो लास्ट में जो उसको डेटा को जो इस्तेमाल करते हैं, जो उसके यूजर्स हैं, उनमें जागरूकता की कमी है। किस तरीके की जागरूकता की कमी? टेक्नोलॉजी को लेके, नई नई जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि किस तरीके का एंटीवायरस डालना चाहिए, किस तरीके की जो है फाइल्स को, किस तरीके की अटैचमेंट्स को डाउनलोड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, ईमेल्स आई, हम सभी पर क्लिक करके देख लेते हैं, तो इनके ज़रिए ही फिशिंग होती है और इसी के ज़रिए जो है मैलवेयर्स एंटर होते हैं। तो इन सब की जो जानकारी है उसकी कमी जो है वो भी एक बड़ी चुनौती है। और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे मैंने अभी बात की कि एंड यूज़र्स को भी जानना ज़रूरी है, तो अगर एडवांस टेक्नोलॉजी की कमी है तो उसमें भी प्रॉब्लम है। तो इसके साथ साथ जो केवल एंटीवायरस प्रोग्राम्स है, जो विश्लेषक हैं उनका ये मानना है, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इसमें खाली जो एंटीवायरस है, जो अनफॉर्चुनेटली ये कहा जा सकता है, ऐसा जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि अनफॉर्चुनेटली इसके लिए जो ये एमोटेट मैलवेयर है, कोई भी अभी तक ऐसा सोल्यूशन नहीं है जो इससे 100% जो है प्रोटेक्शन दे सके। तो इसलिए ये भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि क्यों नहीं दे सकता, जैसे मैंने बताया कि पॉलीमॉर्फिक रूप है इसका और बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये एमोटेट मैलवेयर। तो इस वजह से इसके सामने, इसको लेकर कई तरह की चुनौतियां सामने उभर कर आ रही हैं। अब ये तो हुई एमोटेट मैलवेयर को लेकर बात, या वैश्विक स्तर पर बात, या सभी ओवरऑल जो बात थी उसकी। लेकिन अब क्योंकि साइबर सुरक्षा का मामला है, तो इसके मामले में हमें ये देखना भी ज़रूरी है कि क्या भारत सरकार ने भी इसके लिए कुछ कदम उठाए हैं। तो उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें भारत सरकार के कदम उठाने की बात करें, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे I4C की। ये I4C है, I फॉर इंडियन है और 4C का मतलब है C 4 बार, इसका मतलब है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो ये I4C की फुल फॉर्म है और इसका जो मकसद है वो क्या है कि समन्वित तरीके से जो सभी प्रकार के, जितने भी प्रकार के साइबर अपराध हैं उनसे निपटना, ये इसके लिए काम करती है I4C। और दूसरा है NCIIPC, ये एक नेशनल नोडल एजेंसी है। इसको जो गठित किया गया था वो सूचना तकनीक अधिनियम 2000 जो 2018 में संशोधित किया, उसके तहत इसको गठित किया गया था। और ये क्या करता है, जो देश भर में क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके संरक्षण का काम करता है, यानी कि महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के संरक्षण का ये काम करती है। इसके बाद आता है एक और सर्ट इन, यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो ये सर्ट इन, इसकी बात करें तो ये सरकार द्वारा आदेशित एक सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा संगठन है और इसे 2004 में बनाया गया था। किसके द्वारा? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, इसने इसको 2004 में सृजित किया था। और इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। क्या क्या? एक, कार्रवाई करना, किसके लिए? जो कंप्यूटर की सुरक्षा से जुड़ी जितनी भी घटनाएं हैं उनके संदर्भ में, उनके मामले में कार्रवाई करना, और रिपोर्ट करना किसके लिए? जो इससे संबंधित जो लूप होल्स हैं कि किस वजह से ये साइबर क्राइम की जो घटनाएं हैं वो होती हैं, उनमें क्या कमियां हैं, जो भी इसके लिए कानून बनाए गए हैं या जो भी इसके लिए समाधान किए गए हैं उनमें क्या कमजोरियां हैं, क्या खामियां हैं, उन सब को के बारे में रिपोर्ट करना। और तीसरा है कि जो देश भर में IT सुरक्षा को लेकर जो भी प्रभावी कार्य हैं उन सबको बढ़ावा देना, जिससे कि और ज़्यादा प्रभावी तरीके से जो है देश में साइबर सुरक्षा को कायम किया जा सके। अब ये तो बात हुई भारत सरकार की कि भारत सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं मुख्य रूप से। अब हम देखें कि सभी के रूप से जो है आगे की राह क्या हो सकती है, आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे हमने देखा कि एमोटेट मैलवेयर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैलवेयर है, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहला तो ये सिर्फ एमोटेट मैलवेयर के लिए नहीं, ये किसी भी
जो है मैलवेयर के लिए, वायरस के लिए एक अच्छा कदम कहा जा सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ जो है उसको समय समय पर टाइमली जो है उसमें कुछ बदलाव करते रहें, अपने पासवर्ड को चेंज करते रहें कुछ कुछ समय बाद, और जो यूज़र्स हैं वो अप टू डेट रहें, ना सिर्फ नई टेक्नोलॉजी से बल्कि अपने सिस्टम को भी अपडेट करते रहें, रेगुलर अपडेट करते रहें। नए नए जो भी ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं या सिस्टम यूज़ करते हैं, जो भी इस तरीके की जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उन सबको रेगुलर अपडेशन की ज़रूरत होती है। उसके साथ रेगुलर अपडेट करते रहें, क्योंकि रेगुलर अपडेशन से क्या है कि अगर आप पुरानी ही उस पर चलते रहेंगे, अपडेशंस पर, पुरानी टेक्नोलॉजी पर चलते रहेंगे, तो क्योंकि नए नए टेक्नोलॉजी इसमें जो है एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जो हैकर्स हैं वो हाईली टेक्निकली स्किल्ड होते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो अगर उससे लड़ने वाला जो एंटीवायरस है वो कमज़ोर पड़ेगा तो जाहिर बात है कि मैलवेयर का अटैक के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए रेगुलर अपडेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, और इसके साथ साथ जो संगठनात्मक और तकनीकी उपाय हैं वो किए जाने चाहिए। और सबसे पहले कि जो संदिग्ध अटैचमेंट्स हैं, यानी जितनी भी इस तरह की अटैचमेंट्स हैं उनको जिसमें लगे कि ये ठीक नहीं है, तो उसको अटैचमेंट को डाउनलोड करने से बचें। यूज़र्स जो है ऐसी किसी भी अटैचमेंट को डाउनलोड करने से बचें, और अपना जो डेटा है उसका डेटा का जो बैकअप है वो किसी बाहरी स्टोरेज डिवाइस पर या लेकर रखें, उसमें बैकअप अपना लेकर रखें, ताकि अगर सिस्टम में कुछ ऐसा मैलवेयर आता भी है तो आपका जो डेटा है वो सुरक्षित रहे, सेफ रहे और आपके ही कंट्रोल में रहे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, जैसे हमने देखा कि जो विश्लेषक जैसा एक्सपर्ट्स जैसा मान रहे हैं कि जो ये इमोटेट मैलवेयर है, तो इससे लड़ने के लिए अभी तक भी कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं है जो 100% इससे सुरक्षा दे सके। तो किया ये जा सकता है कि इस तरीके के जो जैसे हमने यहाँ कुछ उपाय बताए हैं, तो इन उपायों को अपनाकर, इस तरीके से इन सभी स्टेप्स को अपनाकर जो इसका रिस्क है उसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है। उससे लड़ने में मदद मिलेगी, क्योंकि इसका रिस्क जब बहुत हद तक कम हो जाएगा तो जाहिर बात है नुकसान के चांसेस भी बहुत कम रह जाएंगे। चलिए अब नोट करते हैं आज का प्रश्न। साइबर अपराध की श्रेणी में तीव्रता से उभरता आयाम है। इस तरह की घटनाओं के कुछ उदाहरण बताइए। साथ ही बताइए कि अति महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना और वित्तीय प्रणाली को कतिपय खतरों से सुरक्षित रखने हेतु भारत सरकार ने क्या ठोस प्रयास किए हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुलाकात होगी कल फिर किसी नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।